हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में। और उसमें जो है हम लोग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में लिखे थे। टोटल 10 ऑक्सो एसिड्स थे और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन ऑक्सो एसिड है उसके बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। एंड द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ हम लोग जानते हैं +6 है। ऐसा सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करेंगे हम लोग। तो प्रिपरेशन में कई मेथड्स हैं। सबसे पहला इसका है बाय डिस्टिलेशन ऑफ फेरस सल्फेट। बाय डिस्टिलेशन ऑफ फेरस सल्फेट, जिसको कि हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ग्रीन विट्रियोल। फेरस सल्फेट को यदि डिस्टिल करोगे, उबालोगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। या 2FeSO4 7H2O ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। डिस्टिलेशन करना है मतलब हीट। तो जब हीट करोगे इसको तो या फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है प्लस H2SO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 13H2O। अब चूंकि यहाँ जो H2SO4 बन रहा है वह ग्रीन विट्रियोल का डिस्टिलेशन से बन रहा है, इसीलिए H2SO4 को पहले जो है ना वाइल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता था। वाइल ऑफ विट्रियोल, विट्रियोल से बन रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, वाइल ऑफ विट्रियोल। तो यह बहुत एंशिएंट मेथड है। आजकल इस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पहले लोग ऐसे बनाता था कि ग्रीन विट्रियोल को सिंपली डिस्टिल किया, उबाल दिया जो है, तो यह विट्रियोल डिकम्पोज करके फेरिक ऑक्साइड बनाता था, सल्फ्यूरिक एसिड देता था SO2 और H2O। और यह सल्फ्यूरिक एसिड चूँकि विट्रियोल से बन रहा था इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे, वाइल ऑफ विट्रियोल। अगला मेथड जो इसमें है वह लेड चैम्बर प्रोसेस। सेकेंड मेथड लेड चैम्बर प्रोसेस। ऐसा बोल रहा है कि यह मेथड से डाइल्यूट एसिड बनता है। दिस मेथड प्रोड्यूसेस ए रिलेटिवली डाइल्यूट एसिड। इससे जनरली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, कंसंट्रेशन जिसका होता है 62 से 78%। कैटलिस्ट इसमें होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कई ऑक्साइड से पीछे हम लोग लिखे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे कई ऑक्साइड्स हैं। तो वही सब ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। लेड चैम्बर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि लेड का इस्तेमाल होता है। लेड Pb क्यों होता है, लेड इज यूज्ड because it is not very reactive with sulfuric acid। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डेंजरस एसिड है, एक पावरफुल एसिड है जो कॉमन मेटल को जो है ये कर देगा, मतलब मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस वगैरह सॉल्ट वगैरह बन जाएगा। तो लेड बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड से डायरेक्ट ऐसे कंबाइन कभी नहीं करता है, तो इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव विथ सल्फ्यूरिक एसिड।
एंड ऑल्सो, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, ऑल्सो इट एब्जॉर्ब्स सडन हीट फ्लक्चुएशन, sudden heat fluctuations which occur during the formation of H2SO4, कि जब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता है तो कई बार हीट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है। तो वैसे केस में जिस कंटेनर में आप करवा रहे हो रिएक्शन में भी कंटेनर एक्सप्लोड कर जाए ज़्यादा हीट के चलते, तो यहाँ लेड क्या करता है कि उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हीट अचानक से ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो ऐसा कोई अनकॉमन सा बात नहीं होता, मतलब वहाँ कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है। लेड, प्योर लेड का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है। हेयर लेड used is borosilicate glass, lead used is borosilicate glass, यहाँ जिस लेड का इस्तेमाल करते हैं वह बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, मतलब प्योर लेड नहीं, ये लेड का सिलिकेट फॉर्म है, लेड का सिलिकेट फॉर्म रहता है या इसलिए इसको बोरोसिलिकेट ग्लास हम लोग बोल रहे हैं बोरोन के साथ। या जो लेड चैम्बर प्रोसेस है इसका इन्वेंशन हुआ था बहुत पहले 1746 में, 1746 में द लेड चैम्बर प्रोसेस, द लेड चैम्बर प्रोसेस वाज invented by John Roebuck in 1746 में। और रिएक्शन सिंपल सा है। रिएक्शन क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से एब्जॉर्ब करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ कैटलिस्ट है, तो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन सिंपल सा है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है एप्रिसिएबल एक्सटेंट तक, ऑक्सीजन रहेगा, NO यहाँ कैटलिस्ट है, तो ये सभी कंबाइन करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और यह सारा एक लेड कंटेनर में होता है। क्यों, उसको एक्सप्लेन किया जा चुका है। मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे यह रिएक्शन होता है, तो मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल है। सबसे पहले सल्फर जो कि S8 में एग्जिस्ट करता है, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाया जाता है, तो बदलता है सल्फर डाइऑक्साइड में। उसके बाद क्या होता है कि जो वाटर आप लिए हो, यह वाटर कंबाइन करता है कैटलिस्ट से, और वो कैटलिस्ट बदल जाता है नाइट्रिक एसिड में, यहाँ से H+ बार होगा। अब यही नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यहाँ पीछे हम लोग देखे हैं, और ये क्या करेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को बदल देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और HNO3 को बदल जाएगा NO2 में, NO में और H2O में। फिर से यह NO2 जो यहाँ बना है फिर से SO2 के एक और मॉलिक्यूल को बदल देता है SO3 में, और खुद बदल जाता है NO में, तो यही NO कैटलिस्ट है ऐसा। एंड लास्टली यह SO2 H2O या SO2 नहीं SO3 H2O में डिजॉल्व करके बना देता है H2SO4। तो स्टेप्स ज़्यादा है लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है, सारे स्टेप्स सिंपल हैं। और इन स्टेप्स में क्या है कि सबसे पहले सल्फर S8 के रूप में जो एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया जाता है, तो यह बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब जो यहाँ H2O हम लोग लेते हैं वह नाइट्रिक ऑक्साइड से कंबाइन करता है और इसको बदल देता है नाइट्रिक एसिड में। यह नाइट्रिक एसिड चूंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में,
SO2 का SO3 में +4 से +6 या 2 ऑक्सीजन से कितना हो गया 3, और खुद HNO3 रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो कैटलिस्ट ही है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से यहाँ काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और यह फिर से एक दूसरे SO2 मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देगा SO3 में और खुद रिड्यूस हो जाएगा NO में। अब यही SO3 फिर वाटर के साथ कंबाइन करके बना लेता है H2SO4। तो यह जो स्टेप है ना, यही स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होता है। और इसी स्टेप में जो हीट रिलीज होता है उसी हीट को मेंटेन करने के लिए लेड का इस्तेमाल करते हैं, जो हीट फ्लक्चुएशन को क्या करता है, कम करता है, अचानक से रिएक्शन में हीट फ्लक्चुएट नहीं होने देता है, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे लिख चुके हैं। तो ये रिएक्शंस थे, ये स्टेप्स इन्वॉल्व थे इसमें लेड चैम्बर प्रोसेस में। अब एक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वह है कांटेक्ट प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस अनकॉमन है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का यील्ड भी बहुत बेहतर नहीं रहता है, इससे काफ़ी पुराना मेथड है। तो जो रिसेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है बाय कांटेक्ट प्रोसेस। बाय कांटेक्ट प्रोसेस दिया गया था पेरेग्रीन फिलिप्स के द्वारा। पेरेग्रीन फिलिप्स के द्वारा दिया गया था। 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे बनता है, तो वही तरीका है, सल्फर को डायरेक्ट बर्न कर सकते हो आप ऑक्सीजन के साथ, तो यह बदल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। या फिर अगला तरीका है कि आप आयरन पाइराइट का रोस्टिंग कर सकते हो, तो यह बदलेगा फेरिक ऑक्साइड में और यहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड। या फिर जिंक सल्फाइड का आप रोस्टिंग कर सकते हो, तो यहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो कांटेक्ट प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसमें SO2 बनाया जाता है। SO2 बनाने के कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट सल्फर को बर्न करके SO2 बना सकते हो, आयरन पाइराइट को ऑक्सीजन से ट्रीट करवा करके बना सकते हो। मतलब ये दोनों प्रोसेस रोस्टिंग है। किसी भी ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना रोस्टिंग कहलाता है। तो यह जो है आयरन पाइराइट बदल जाएगा फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे ही जिंक सल्फाइड को आप ऑक्सीजन से कंबाइन करवाओगे तो यहाँ भी बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे कई तरीके हैं, लेकिन मेन पर्पस इस स्टेप का है SO2 बनाना, चाहे जैसे भी बने। अगला जो है इसमें वह है कन्वर्सन ऑफ SO2 इंटू SO3, सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलना। और इसके लिए बहुत सारे कॉमन कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये दोनों गैसियस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सरफेस पर, तो बदलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इंथैल्पी चेंज -196.6 किलो जूल। तो ये 2 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर इस स्टेप में हम लोग क्या देखें कि वह सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ सल्फर ट्राइऑक्साइड में, जिसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज किए, सॉलिड कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। चूँकि ये दोनों गैसियस मिक्सचर है ना, तो 2 गैसियस मिक्सचर डायरेक्ट आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, और वही एड्जॉर्प्शन के लिए एक सॉलिड सरफेस चाहिए होता है, जिसके लिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर सिलिका जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लास्टली क्या होगा इसमें कि यह जो SO3 है वह ओलियम में बदलेगा। कन्वर्सन ऑफ SO3 इंटू
H2S2O7 इसमें बदलेगा। बोल रहा है कि इसके लिए क्या किया जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो ऑलरेडी पहले से कंसनट्रेटेड है 98% सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें डिजॉल्व किया जाता है SO3 400 केल्विन पे, तो बनता है H2S2O7। ओलियम पहले बनेगा, ओलियम नहीं। स्टेप 2 में जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बना उस SO3 को डिजॉल्व किया जाता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और वह कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड SO3 को डिजॉल्व करके बनाता है क्या, ओलियम। और फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है कि यह जो ओलियम बनता है इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ये 4 स्टेप्स के रिएक्शंस थे इस कांटेक्ट प्रोसेस में। नाम इसका कांटेक्ट प्रोसेस क्यों पड़ा है, क्योंकि ये गैसियस मिक्सचर का एडजॉर्प्शन होता है सॉलिड सरफेस पे, तो उसके कांटेक्ट में जब तक नहीं जाएगा तब तक रिएक्शन होगा नहीं। दोनों आपस में कंबाइन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड में कभी बदलेंगे ही नहीं, इसलिए कांटेक्ट प्रोसेस कि सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में जाने से यह रिएक्शन हो रहा है, इसलिए कांटेक्ट प्रोसेस। अब इसमें थोड़ा सा एक बात खटक रहा है कि हम लोग को जब H2SO4 बनाना ही था तो फिर यहाँ H2SO4 के साथ इसको डिजॉल्व क्यों किए है? डायरेक्ट भी तो हम लोग कर ही सकते थे, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। SO3 को आप डायरेक्ट H2O में डिजॉल्व करोगे तो यहाँ से भी H2SO4 मिलेगा ही मिलेगा ऐसा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग डिजॉल्व नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, इसमें हम लोग देखें पीछे लेड चैम्बर प्रोसेस में कि SO3 को H2O में डायरेक्ट डिजॉल्व करोगे तो या इसका जो इंथैल्पी चेंज है वह नेगेटिव मतलब रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जब इतना एनर्जी रिलीज होगा तो उसको हैंडल करना मुश्किल है। जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करवा रहे हो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होने से एक्सप्लोड कर सकता है ना, विस्फोट कर सकता है वह। तो ऐसे कई कारण हैं जिसके वजह से डायरेक्ट ऐसा डिजॉल्व नहीं किया जाता है, नहीं तो सिंपली तो बन ही जाता। इसलिए क्या किया जाता है कि पहले से जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बना हुआ है उसमें SO3 को डिजॉल्व करके पहले ओलियम बनाया जाता है, तब ओलियम को हाइड्रोलाइज करके फिर से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो अब जो सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म का रहेगा। अब है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो इस प्रोसेस से बनता है इसमें इसका यील्ड मैक्सिमम कैसे हो, अधिक से अधिक यील्ड कब प्राप्त हो, तो यहाँ रिएक्शन के कंडीशन से ही जो है ना हम लोग पता करेंगे इसको। देखो पहला स्टेप में क्या था कि सल्फर बदल रहा था सल्फर डाइऑक्साइड में, फिर इसी सल्फर डाइऑक्साइड को आप बदले सल्फर ट्राईऑक्साइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यह जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह प्योर होना चाहिए, इम्प्योर नहीं। दूसरा कि यह कैटलिस्ट का होना जरूरी है, कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो एक कंटेनर में यदि आप SO2 और O2 को डायरेक्टली मिला करके छोड़ दोगे तो वे आपस में कंबाइन करके SO3 नहीं बनाएंगे, काफ़ी समय लग जाएगा उसमें। इसलिए वहाँ एडजॉर्प्शन के लिए एक सरफेस देना बहुत ज़रूरी है, तो इस कैटलिस्ट का होना बहुत अनिवार्य है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्योर होना काफ़ी ज़रूरी है, और टेम्परेचर थोड़ा कम, क्योंकि एक्सोथर्मिक नेचर का यहाँ हो रहा है प्रोसेस, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रेशर भी अप्रिशिएबल 2 atm के आसपास। तो टेम्परेचर जो यहाँ होता है इसके लिए वह तकरीबन 720 केल्विन एक सूटेबल टेम्परेचर माना गया है, और प्रेशर 2 atm ऐसा। तो क्या क्या कंडीशन बताए, सबसे पहला कि टेम्परेचर 720 केल्विन के आसपास मॉडरेट है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गैसेस प्योर होनी चाहिए, उसके बाद ये कैटलिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एडजॉर्प्शन हो सके। तो यह कॉन्टैक्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, आगे का एग्जाम के लिए भी कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही पूछ देता है, तो सिंपल से याद रखना, पहले सल्फर को बर्न करके SO2 बनाना है, सेकेंड स्टेप में SO2 को SO3 में बदलना है, थर्ड स्टेप में SO3 को H2SO4 में डिजॉल्व करके ओलियम बनाना है, और फोर्थ स्टेप में वही ओलियम को हाइड्रोलाइज करके वापस सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करना है ऐसे। तो यह था कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट
प्रोसेस है। तो टोटल 3 देखें, एक डायरेक्ट ग्रीन विट्रियोल का डिस्टिलेशन से, दूसरा लेड चैम्बर प्रोसेस से, और तीसरा या कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। वो दोनों क्लासिकल हैं, तो उन दोनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिसेंट मेथड जो यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए वह है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नाइट्रिक एसिड के लिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अमोनिया के लिए हैबर प्रोसेस। ये 3 वैसे प्रोसेस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई तरीके से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे भी हो। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए? तो सबसे पहला, यह कलरलेस सिरपी लिक्विड है। सिरपी लिक्विड जिसमें तकरीबन 98.3% H2SO4 होता है। बाई मास कि यदि आप 100 ग्राम ले रहे हो तो उसमें 98.3 ग्राम H2SO4 ही रहेगा, बाकी वाटर रहेगा। तो हाईली कंसंट्रेटेड हुआ। रिलेटिव डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी वाटर के तुलना में, वह है 1.84 एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 298 केल्विन। ऐसा तो वाटर का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर की तुलना में देख रहे हो लगभग 2 गुना विस्कस है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी लगभग 2 गुना है वाटर का, एक इसका 2 के आसपास है। मतलब वाटर जितना विस्कस है, गाढ़ा है, उससे लगभग 2 गुना होता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक विस्कस लिक्विड है, इसलिए सिरपी लिक्विड लिखा गया है। वही बात, इट हैज हाई विस्कोसिटी, it has high viscosity because its molecules are associated with hydrogen bonding, हाईली विस्कस है, मतलब गाढ़ा बहुत ज़्यादा होता है। और रीजन कि H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है इस प्रकार से। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस इंटरमॉलिक्यूलर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते जो है मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहेंगे, एसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो विस्कोसिटी है वह बहुत ज़्यादा है, हाई है इसका विस्कोसिटी। तो ऐसे भी आ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक हाईली विस्कस लिक्विड है। क्यों? तो ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। उसी प्रकार से और भी प्रॉपर्टीज हैं। 3 देखिए हम लोग, हाईली कंसंट्रेटेड कलरलेस सिरपी लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा, विस्कोसिटी काफ़ी हाई, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। अगला, यह एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाता है। 98.3% सल्फ्यूरिक एसिड और 1.7% H2O। यह एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल किए हैं।
और इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह होता है 590 केल्विन। ध्यान देना है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर बोल रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा लिक्विड होगा, तो वह लिक्विड मिक्सचर जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता हो वह एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाता है। तो देख रहे हैं हम लोग कि यह मिक्सचर में दो चीज़ है, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। तो यह जो दोनों लिक्विड का मिक्सचर है या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, मतलब इस टेम्परेचर पे वाटर भी बॉयल करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी बॉयल करेगा। तो जब दो लिक्विड एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करें तो वैसे मिक्सचर को बोला जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये कब होता है, क्या कंडीशन है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन और यह फ्रीज होकर के कलरलेस क्रिस्टल में बदलता है, कलरलेस क्रिस्टल्स। काफ़ी डेंजरस है, इट फ्यूम्स स्ट्रांगली इन मॉइस्ट एयर। एयर यदि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रांगली फ्यूम करता है। फ्यूम मतलब धुआं धुआं वेपर जैसा कुछ निकलेगा इससे। तो इट फ्यूम्स स्ट्रांगली इन मॉइस्ट एयर, इट इज हाईली कोरोसिव इन नेचर। हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत डेंजरस है। इट प्रोड्यूसेस, कोरोसिव नेचर का मतलब हुआ इट प्रोड्यूसेस बर्न्स ऑन स्किन, मतलब स्किन पे यदि पड़ जाए तो यह स्किन को क्या करता है, जला देता है। तो काफ़ी कोरोसिव नेचर का है। वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है वह एक्जोथर्मिक होता है। डिजोल्यूशन प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में आप डिजोल्व करोगे तो हीट इवॉल्व होगा, एक्जोथर्मिक नेचर का होता है। और यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों हो सकता है, तो चूंकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है, वाटर थोड़ा बहुत है, तो इसका बहुत पार्शियल डिसोसिएशन हो सकता है, ऐसे H+ और HSO4- में। और इस पार्शियल डिसोसिएशन के चलते, डिसोसिएट करके जो H+ आयन देता है, इस H+ आयन का फॉर्मेशन के चलते जो है या कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3 मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना हम लोग डील कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। धन्यवाद।